हम लोग इनके मंदिरों की बात कर लें तो उत्तर भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उत्तर भारत के जो ये राजवंश थे जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जाना, इसके पिछले भाग में भी जाना, प्रतिहार, परमार, चोल, चंदेल, जिस तरह के थे, इन लोगों के बारे में जो भी हम लोगों ने जाना, इन लोगों ने जो मंदिर का निर्माण कराया वो बड़े ही भव्य और सुंदर हैं। इसमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इसकी तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य होगा। ये उड़ीसा में स्थित है। इनकी कला स्थापत्य को देखकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि इस काल में कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनते थे। इस मंदिर में आज भी अपने अनुपम कला का केंद्र, ये जो मंदिर है ये आज भी अपने अनुपम कला का केंद्र बना हुआ है। अब हम लोग खजुराहो के मंदिर की बात कर लें, जो चंदेल शासक थे। चंदेल शासकों ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें खजुराहो उनकी राजधानी थी। वहीं का कंधरिया महादेव का मंदिर हम लोगों ने पिछली कक्षा के इसी के पिछले भाग में भी जाना था, जो अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये मंदिर यानी खजुराहो के जो मंदिर थे ये पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस मंदिर का एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यह है खजुराहो का मंदिर। इसके सामने ये भरतनाट्यम करती हुई एक नर्तकी की तस्वीर दिख रही होगी। खजुराहो में आज भी भरतनाट्यम जैसे जो हमारी नृत्य शैली है उसका प्रदर्शन आज भी करा जाता है, क्योंकि ये मंदिर अपनी कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन मंदिर में जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसकी शैली, भाव भंगिमा देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में कितनी खूबसूरती से इनको उकेरा गया होगा। अब हम लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर लें। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे गंग वंश के जो नरसिम्हा प्रथम नाम के शासक ने बनवाया था। यह मंदिर एक रथ के आकार में, इस मंदिर को आप जब देख रहे हैं ये देखिए, ये मंदिर जो है ये एक रथ के आकार का बना हुआ है। इस मंदिर में जो चबूतरा है और उसके ऊपर जो गर्भगृह है और उसके बाद जो मंदिर की आकृति है वो एक रथ के आकृति की बनी हुई है। इस मंदिर में 12 पहिए लगे हैं जो चक्र के आकार में हैं। ये चक्र आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये पूरे मंदिर में जोड़े में 12 इधर है 12 उधर, 12 जोड़े में चक्र के आकार का ये पहिया लगा हुआ है। और इस मंदिर को जो 7 घोड़े खींचते हुए बनाए गए हैं, 7 घोड़े इस मंदिर को खींच रहे हैं। और यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। जो ये 12 चक्र बने हुए हैं ये 12 महीनों के घोतक हैं। 12 चक्र यानी हमारे जो 12 महीने हैं उसी के अनुसार ये बने हुए हैं, यानी 12 महीने ये चक्र चलता रहता है। ये प्रदर्शित किया गया है। सूर्य भगवान जो है हमारे वो 12 महीनों चलते रहते हैं। 7 घोड़ों से इन्हें इस रथ को खींचा गया है। 7 घोड़ों में बच्चों आज एक ही घोड़ा बचा हुआ है, 6 घोड़े इस समय नष्ट हो चुके हैं। और यह सूर्य देवता को समर्पित है, क्योंकि अर्क का अर्थ ही सूर्य होता है। अर्क का अर्थ है सूर्य, कोणार्क, अर्क का मतलब सूर्य है। और इस मंदिर को स्थानीय लोग विरच नारायण का मंदिर कहते हैं। अब हम मंदिरों का संचालन की बात करें तो मंदिरों में हमारे जो ये मंदिर थे इनकी विशेषता थी, ये धन धान से परिपूर्ण थे। इनको चलाने के लिए मंदिरों में बड़े लंबा धर्म का कार्य होता था। बड़ी बड़ी गरीबों को खाना खिलाना, दीन दुखियों की मदद करना इस काल में मंदिरों में हुआ करता था। तो इसके लिए धन कहाँ से आया, यानी इन मंदिरों का व्यय चलाने के लिए क्या होता था। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग, जिनके पास धन था, धनी लोग थे, वो इसमें सहयोग करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। मंदिरों की निर्माण की शैली,
हम लोग इन मंदिरों के निर्माण की शैली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मंदिर के जो निर्माण की शैली थी वो 2 प्रकार की होती थी, उत्तर भारत की शैली और दक्षिण भारत की शैली। उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता था और दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शैलियों में अंतर क्या क्या था? इन शैलियों में मुख्यतः अंतर शिखर में दिखाई पड़ता है, यानी मंदिर का जो ऊपरी भाग है उसमें दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत की जो शैली थी उसमें उत्तर भारत की शैली में मंदिरों में स्तंभों की संख्या को कम महत्व दिया था, यानी खंभों को कम महत्व दिया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उसमें खूब सारे स्तंभ बनाए जाते थे और स्तंभों पर ये निर्मित था। अब हम लोग उत्तर भारत शैली के शिखरों की बात कर लेते हैं, जो मुख्यतः अंतर इन्हीं शिखरों में दिखाई देता है। उत्तर भारत के मंदिरों में शिखरों का आकार टेढ़ी आकृतियों से घिरी ठोस मीनार की भांति होता था। आपको यहाँ पर ये आकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी, जो रेखाएं, ये देखिए टेढ़ी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। ये रेखाएं ही जो इसी से घिरी हुई ठोस मीनार की आकृति, देखिए ये घिरी हुई है और ये ठोस मीनार है। इसकी आकृति का इसके शिखर होते थे जो मध्य में खुले हुए, आप देख रहे हैं जो मध्य में खुला भाग होता था, यहाँ पर ये सब खुले भाग बने होते थे। और एक बिंदु पर आकर, अब आप यहाँ ऊपर देखिए, एक बिंदु पर आकर, यहाँ आप देख सकते हैं एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। इस मंदिरों में लिंगराज का मंदिर, यानी जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और भी है, इन सब मंदिर इस काल के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर थे। अब हम लोग दक्षिण भारत की शैली की बात कर लें। दक्षिण भारतीय शैली के शिखर पिरामिड के आकार के होते थे। आप देख रहे हैं ये चीज़, आप देखिए ये क्या है, पिरामिड के आकार के होते थे। इसमें कई खंड थे, देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, इस तरह से इसमें कई खंड होते थे। और खंडों की विशेषता यह थी कि क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे से छोटे होते जाते थे। देखिए ये बड़े, ये छोटे, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये इसकी विशेषता थी कि अपने नीचे से, जो नीचे का खंड होता था उससे ऊपर वाला खंड उससे छोटा, उससे ऊपर वाला खंड उससे छोटा, और सबसे ऊपर जाके जो खंड छोटा हो जाता था और ये गोलाकार हो जाता था। ये इस मंदिर के शिखरों की खास विशेषता थी। अब हम इनकी शिक्षा की बात कर लें तो राजपूत काल में शिक्षा का भी खूब विकास हुआ। राजपूत काल के समय में आश्रमों, पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय जो कौन कौन से महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे इसके बारे में हम लोग जान लें तो नालंदा विश्वविद्यालय इस काल का प्रमुख विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी और धाना नगरी इस काल के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। ये आपको जो तस्वीर दिख रही है ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अब हम लोग इनके साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में भी इन लोगों ने खूब विकास किया। संस्कृत साहित्य में तो इनका बहुत जबरदस्त विकास रहा। राजपूत काल में नाटक, काव्य और ग्रंथ लिखे गए। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। इन ग्रंथों की में जो प्रमुख ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं वो हैं राजशेखर की बाल रामायण। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किस पुस्तक के लेखक कौन थे? हो सकता है आगे के प्रश्नों में हम आपसे इस प्रश्न के उत्तर पूछ लें, तो इसको जरा सा ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। जैसे राजशेखर ने बाल रामायण की रचना की, भारवी ने किरात अर्जुनियम की रचना की। उसके अलावा माघ का शिशुपाल वध जो एक नाटक था, और कल्हड़ की राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ था, और जयदेव का गीत गोविंद काव्य था। ये तो हो गई संस्कृत साहित्य की बात। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं के भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे हिंदी में लिखे गए, बंगाली में लिखे गए, मराठी में लिखे गए, उड़िया में लिखे गए, गुजराती में लिखे गए। इस तरह के और भी क्षेत्रीय भाषाओं में इस काल के ग्रंथ लिखे गए। जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान का जिसमें वर्णन है, वीर गाथा काव्य है, जो उनके मित्र चंद्रवरदाई ने लिखा था, वो हिंदी में लिखा गया ये हिंद काव्य ग्रंथ था। तो आपने देखा कि इस काल में संस्कृत के साथ साथ अनेक ग्रंथ भाषाओं में भी रचनाएं की गई थी।